इमरान ने ट्रांसमीटर पर सफदर का पैगाम मौसूल किया। जी सर, मैं और सिद्दीकी उसका ताक़ुब करते हुए होटल मेरी लैनो पहुँचे हैं। उसने मेरी लैनो के रूम नंबर 714 में रहाइश इख्तियार की है। होटल का ये कमरा प्रोफेसर शाइलाक के नाम से बुक कराया गया है। वो स्विट्ज़रलैंड से आया है। अब मज़ीद तफ़सीलात तो नहीं मालूम हो सकी। बहरहाल वो अपने कमरे से मुकीम है। अब क्या हुक्म है? मेरा ख्याल है तुम लोगों ने सही अंदाज में काम किया है। सफदर, तुम यूँ करो कि एक आदमी वहीं रुक जाए। मैं जानता हूँ। सफदर का जवाब मिला। जनाब, आप मुतमईन रहें। और हाँ, एक और इतला देना चाहता हूँ आपको। हाँ हाँ बोलो। एयरपोर्ट पर मैंने इमरान साहब और जूलिया को भी देखा था। वो भी मेरी हिदायत पर ही वहाँ पहुँचे थे। इमरान ने एक एक्सटू की भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। यस सर। सफदर का राब्ता मुनक़ता हो गया और इमरान ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। फिर वो ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखने लगा, जो बड़ी मेहनत के साथ रिकॉर्ड रूम में सारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड खंगाल रहा था। बड़े बड़े कंप्यूटर मुख्तलिफ तहरीरें पेश कर रहे थे, तस्वीरें भी आ रही थी और इस वक्त दुनिया के न जाने कौन कौन से हिस्से के जुराइम पेशा अफराद और मुख्तलिफ लोगों की पूरी छानबीन की जा रही थी। काफ़ी देर से ये काम किया जा रहा था। आखिरकार ब्लैक ज़ीरो ने हतमी तौर पर गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सर, प्रोफेसर शाइलाक का कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये कोई मारूफ शख्सियत ना हो, लेकिन बहरहाल हमें बहुत जल्द उसके बारे में रिकॉर्ड हासिल करना होगा। असल में सीक्रेट सर्विस एक मेंबर ने इसकी यहाँ आमद के बारे में इतला दी थी। सिर्फ इतनी इतला कि एक खतरनाक आदमी हमारी तरफ का रुख कर रहा है। उसे लंदन के एयरपोर्ट पर देखा गया है और उसकी फ़्लाइट हमारे मुल्क के लिए है। बहरहाल सीक्रेट लाइन के अफराद बहुत उम्दगी से काम कर रहे हैं और मैंने उनके ज़रिए बहुत से अहम लोगों की तफसीलात हासिल की हैं। यस सर, ब्लैक ज़ीरो ने पुरअदब लहजे में कहा। सीक्रेट लाइन एक मुश्तरका प्रोग्राम था। दुनिया के लातादाद ममालिक ने इमरान के मुल्क की वजारत दाखिला से रब्ता कायम करके ये सारी तफसीलात तय की थी। इंतहाई खुफिया तौर पर एक सीक्रेट लाइन तरतीब दी गई थी, जिसके मेंबर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए थे और वो सब एक दूसरे से रब्ता रखते थे। ये सिलसिला कुछ माह पहले शुरू हुआ था और बड़ी कामयाबी से जारी था। इमरान को सीक्रेट लाइन के एक मेंबर ने प्रोफेसर शाइलाक के बारे में इतला दी थी और तब बताया था कि ये आदमी मशकूक हैसियत रखता है और उस पर निगाह भी रखी जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे मामलात में मुलविस पाया गया है जो बड़े पुरअसरार लेकिन मशकूक हैं। बात अभी तक मुकम्मल खुलकर सामने नहीं आई कि ये क्या कर रहा है, लेकिन बहरहाल उसकी तरफ से शकूक व शुबहात एक लामुतनाही सिलसिला है जो अभी तक ज़ेरे गौर है। उस पर काम हो रहा है और इस वक्त चूँकि शाइलाक ने इमरान के मुल्क का रुख किया है, इसलिए फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस से सरबराह एक्स2 को मतला किया गया है। उसके साथ ही साथ इस बात पर भी खुशी का इजहार किया गया था कि जो उगदा अभी तक हल नहीं हो सका, अब चूँकि गीदड़ ने शहर का रुख किया है, यानी शाइलाक ने इमरान के मुल्क का रुख किया है, इसलिए उम्मीद है कि एक्स2 उसके बहिया अधेड़ कर रख देगा और उसकी असल शख्सियत सामने आ जाएगी। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को तफसील बताते हुए कहा। अभी तक सीक्रेट लाइन के अफराद ये मालूम नहीं कर सके कि शाइलाक का पुरअसरार मंसूबा क्या है। हासिल अरसे पहले ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक काबिल तरीन प्रोफेसर रह चुका है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अथॉरिटी है। खास तौर से हिस्ट्री इसका दिलचस्प तरीन मौजू है। साइंसी अमूर में भी हासिल वाकफियत रखता है और सबसे बड़ी बात जो उसके बारे में बताई गई है वो ये है कि यूरोप के बाद हल्कों में वो काले अलूम का माहिर समझा जाता है, या फिर अगर काले अलूम नहीं तो कम अज़ कम थोड़ी सी पुरअसरार क़ुव्वतों का मालिक ज़रूर है। इसके कुछ पुरअसरार अमल सामने आ चुके हैं। सीक्रेट लाइन को इस मेंबर ने यह तफसील बताई है कि कुछ ऐसी बातों पर तहकीकात हो रही है जो हासिल सनसनी हेज़ हैं। उनका इंकशाफ होते ही इस बारे में इतला दे दी जाएगी। वेरी गुड, लेकिन ये बात तो तय हुई कि ये एक पुरअसरार शख्सियत है। क्या ख्याल है सर, इसके बारे में इतनी तफसीलात मैं फ़ीड कर लूँ? हाँ, इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। इस वक्त उसकी शख्सियत में एक अनोखापन नज़र आ रहा था और ब्लैक ज़ीरो जानता था कि ये वो लम्हात होते हैं जब इमरान दर हकीकत एक्स2 होता है एक ज़हीन, पुरअसरार और ख़तरनाक सीक्रेट एजेंट। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ सर, बाहर शदीद कोहर है और आप। इमरान ने एक निगाह ब्लैक ज़ीरो को देखा, फिर संजीदगी से बाहर निकल गया। ब्लैक ज़ीरो को एकदम एहसास हो गया कि इस मौका पर उसे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। ताहिरा जावेद को तलाश करती फिर रही थी। जावेद उसे मिल गया तो वो उसके पास पहुंच गई। कहाँ भागती फिर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी देर से तलाश कर रही हूँ। कोई खास मसरूफियत है आजकल क्या? हाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ दे दी गई थी मुझे, लेकिन उनके लिए आजकल ज़रा भाग दौड़ हो रही है। बोलो, कोई काम है मुझसे? बहुत ज़रूरी काम है जावेद। असल में बात ये है कि तुम मेरे वाहिद दोस्त हो और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। बात क्या है मोहतरमा? मुझे डैडी की तरफ से सख्त तशवीश है। जावेद ने चौंक कर ताहिरा को देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या तुमने महसूस कर लिया? क्या तुम्हें भी उसका एहसास है? क्या तुम ये जानती हो कि अंकल इरफान पिछले 3 दिन से मुसलसल जाग रहे हैं? उनकी आंखों पर गौर करो तो तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। मज़ीद ये कि उन्हें रातों को मुख्तलिफ जगहों पर देखा जाता है। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती थी। क्या हुआ है डैडी को? कोई ऐसा राज वो अपने दिल में छुपाए बैठे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? जब तुम मुझसे इस तरह की बातें करती हो ना ताहिरा, तो मुझे पूरे एतमाद के साथ ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं कि तुमसे मैं दुनिया की हर बात कह सकता हूँ। शुक्रिया, मैं वाकई काबिल एतमाद शख्सियत हूँ। ताहिरा, एक अजीबो गरीब वाक़या है।
थोड़े दिन पहले की बात है कि अंकल इरफान एक फ़ाइल देख रहे थे। इस फ़ाइल में एक तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर में एक शख्स का चेहरा था, लेकिन अंकल कुछ इस तरह उसके बारे में परेशान थे कि मैंने उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ नहीं बताया। अलबत्ता मैंने ये महसूस कर लिया कि फ़ाइल में लगी हुई तस्वीर किसी ऐसी ही अहमियत की हामिल है जिसकी वजह से अंकल परेशान हैं। मैंने पूछा था तो वो टाल गए। फिर हम जिस रात नैयरा को लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे, तुम्हें याद होगा कि मैंने ज़रा कुछ मुख्तलिफ रास्तों से गाड़ी निकाली थी। उस रात वही तस्वीर वाला आदमी मुझे एयरपोर्ट पर नज़र आया और मैंने उसका ताक़ुब किया। क्या? ताहिरा बुरी तरह उछल पड़ी। हाँ, बस एक तजस्सुस था मेरे दिल में कि ये कौन हो सकता है। बहरहाल मैंने उसका ताक़ुब किया। वो होटल मेरिलिनो में दाखिल हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने होटल में दाखिल होकर उसका रूम नंबर मालूम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने पूरी दयानतदारी के साथ अंकल इरफान को इसके बारे में बताया तो वो एकदम परेशान हो गए। मैंने लाख कहा कि मुझे कम अज़ कम उस बारे में कुछ बताएं तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। जानते हो कि अंकल इरफान को मैं किसी सिलसिले में मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें मजबूर कर सकती हूँ। ये क्या बात हुई? चलो डैडी के पास चलते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। वो कोई उलझन अपने सीने में छिपाए हुए हैं। हम उनसे कहते हैं कि हम उनके दोस्त हैं, वो हमारी दोस्ती को आजमाएं और हमें बताएं कि क्या मसला है, जैसा तुम मुनासिब समझो। फिर दोनों इरफान साहब के कमरे में पहुंच गए। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाप के कमरे में दाखिल होना कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे इरफान साहब ऐसे उछल पड़े जैसे कोई ज़बरदस्त धमाका हुआ हो। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। फिर उन दोनों को देखकर वो किस कदर संभल गए और झिंपे हुए अंदाज में मुस्कुराने लगे। फिर बोले, वाह भाई, ये बगैर इतला के किसी के कमरे में दाखिल हो जाना क्या नया फैशन निकला है? वरना होता तो यही है कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले हल्की सी दस्तक दे दी जाती है। अहलाकियात के सबक ना दीजिए इस वक्त डैडी। आप सिर्फ ये बताइए कि आप बाप हैं, वो बड़ी बड़ी मूंछों और छुरी वाले सीना ताने हुए, या फिर वही इरफान अहमद हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं। ख़ास तौर पर मुझसे ये अल्फाज आपके 160 मरतबा कह चुके हैं। बैठो भाई, क्या बात है? कोई मुश्तरका महाज मालूम होता है? किस्सा क्या है? किस्सा तो आपको बताना होगा। जनाब इरफान साहब, आपके दो गहरे दोस्त आपके पास आए हैं। अरे दोस्त, तशरीफ़ रखिए, क्या पीना पसंद करेंगे आप? इरफान साहब ने मज़ाहिया मूड बनाते हुए कहा। हम सच पीना चाहते हैं, सिर्फ 2 गिलास सच मंगा दीजिए, ताहिरा बोली। इसके लिए किसी नए मुलाजिम को आवाज़ देना पड़ेगी। नहीं, बात मजाक की हद से निकल गई है, अब आपको पूरी संजीदगी से हमसे बातचीत करना होगी, ताहिरा ने कहा और वापस मुड़कर दरवाजे पर पहुंची। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया तो इरफान साहब बोले, अरे बाबा, क्या तुम लोग मुझ पर तशद्दुद करना चाहते हो? आप हम पर तशद्दुद कर रहे हैं डैडी। आपको अंदाज़ा नहीं कि आप हमारे लिए किस कदर कीमती हैं। आप बताइए कि क्या परेशानी लाहक है आपको? 3 दिन से मुसलसल क्यों जाग रहे हैं आप? छत पर क्यों चले जाते हैं? क्या करते हैं? किस परेशानी का शिकार हैं? रातों को जागते रहते हैं। इरफान साहब ने जो निगाहों से जावेद को देखा तो जावेद बोला, मैं असल में आपका बेटा नहीं। अगर कोई उलझन है तो ताहिरा को बता दीजिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, बैठो, मुझ पर तंज मत करो। उलझन ऐसी है जिसे तुम लोग नहीं बांट सकते। कोशिश तो करेंगे ना डैडी? ठीक है बैठो, मैं बता देता हूँ, मगर ख्याल रखना, मुझसे मुकम्मल तौर पर मशवरा किए बगैर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी ख़तरनाक हो। वादा किया जाता है। मैं कुछ अरसे कबल पीरो गया था। ये बात तो तुम लोगों को इल्म में है बिल्कुल। हालांकि मैं एक अमन पसंद आदमी हूँ। पीरो में मैं एक कॉन्फ्रेंस में शरीक था कि वहाँ एक गड़बड़ हो गई। प्रोफेसर शालाक नामी एक शख्स जिस कॉन्फ्रेंस में धोखा दही के जरिए शामिल हो गया, वो दस्तावेज जो उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जा रही थी उसे लेकर वहाँ से फरार हो गया, लेकिन बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने इस पर काबू पाने की कोशिश की तो दस्तावेजात के कुछ कागजात उसके हाथ से निकल गए और हवा की तेज़ झोंकों से मुंतशिर हो गए। कॉन्फ्रेंस में चूँकि गड़बड़ हो गई थी, इसलिए तमाम ही लोग बाहर निकल आए। मैं भी बाहर निकल आया। प्रोफेसर शालाक सिक्योरिटी गार्ड के नरखे से निकल गया। उस दौरान मैं इत्तफाक से इस दस्तावेज के करीब था जो हवा से उड़ गई थी। मैं उसे उठाने के लिए झुका ही था कि वो फिर उड़ गई, लेकिन प्रोफेसर शालाक ने मुझे झुकते हुए देख लिया। वो खुद तो फरार हो गया। दस्तावेज बहरहाल उन लोगों के हाथों में आ गई। थोड़ी देर तक डिस्कस हुई। पता चला कि प्रोफेसर शालाक एक खतरनाक आदमी है। वो तारीख का प्रोफेसर था। पता नहीं दस्तावेज से वो क्या हासिल करना चाहता था। बहरहाल मैं पैरों में था कि एक दिन वो अचानक ही मेरे होटल के कमरे में दाखिल हो गया। उसे बहुत ही नर्म लहजे में मुझसे दरखास्त की कि वो दस्तावेज मैं उसके हवाले कर दूँ। मैंने उसे पहचान लिया। मैंने उससे कहा कि वो मेरे पास नहीं है, तो उसने बताया कि उस कॉन्फ्रेंस में जितने मेंबर शरीक थे वो उन सबको देख चुका है। दस्तावेज से एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे हासिल हो गया है, लेकिन कुछ कागजात जो बुनियादी अहमियत के हामिल थे उनमें से किसी के पास नहीं है, और उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो कागजात मैंने अपनी तहवील में ले लिए हैं। उसने मुझसे 2 अल्फाज कहे, वो यूँ थे, देखो ये मामला एक बुद्धिस्ट तबके के इंतहाई अहम मामलात में से एक है। बहुत से बिच्छू कागजात के उस हिस्से को हासिल करने के लिए कस्में उठा चुके हैं। अगर उन्हें इल्म हो जाए कि वो दस्तावेज तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। मुझसे ताउन करो, मैं सूरत हाल को संभाल लूँगा। तुम यकीन करो, मेरे पास एक पुर्जा भी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो कागजात तुम्हारे लिए कितनी दिलचस्पी का बायस हो सकते हैं। सोच लो, 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। तीसरे दिन में फिर और मेरे और तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात का आगाज़ होगा।
मैंने लाख उसे समझाया लेकिन वो समझ नहीं माना। उसका ख्याल था कि दस्तावेज़ का वो हिस्सा मेरे ही पास है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। 3 दिन के बाद उसने मुझे टेलीफ़ोन किया और मैंने उसे वही जवाब दिया। फिर उसने रात होटल के उस कमरे को जहाँ मैं मुकीम था एक दस्ती बम फेंक कर उड़ा दिया गया। मेरे जहन में चूँकि खौफ था इसलिए मैं रात को इस कमरे में नहीं था बल्कि कहीं और था। उसके बाद पैरों में एयरपोर्ट पर मुझ पर फायरिंग हुई। वो मेरा दुश्मन बन गया। मैं पैरों से लंदन चला आया। लंदन में मैंने एक होटल में क़याम किया। कोई 7 दिन मैं उस होटल में तकरीबन छुपा रहा। 8वें दिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे प्रोफेसर शाहलाक नज़र आ गया। वो वहाँ से मेरे पीछे लग गया। ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात थी कि लंदन के इस मखसूस इलाके में जहाँ इस वक्त मैं होटल में मुकीम था, पीछे की सिमत एक इबादत गाह थी जो बुद्ध मत के पैरोकारों की इबादत गाह थी। मैं उस दिन होटल से बाहर निकला तो मैंने उसे देखा। वो पीले रंग की एक कार में मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने फ़रार होने की कोशिश की लेकिन उसने मुझ पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे गिर गया। 3 अफराद वहाँ सड़क पर हलाक हो गए। वो फायरिंग करता हुआ निकल गया। ये तो खुशकिस्मती थी कि कोई ये नहीं समझ पाया कि वो किस पर फायरिंग कर रहा है। मैं वहाँ से आगे बढ़ा और उस इबादत गाह में घुस गया। कोई 15 मिनट के बाद मैंने वहाँ निकल कर इधर उधर देखा। पीली कार मौजूद नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने होटल वापस पहुँचा था, लेकिन उसी रात वो इबादत गाह धमाकों से उड़ा दी गई। पता नहीं वो किस मुश्किल का शिकार था। उस दस्तावेज़ में ऐसी क्या खास बात थी, ये बात आपको नहीं मालूम डैडी। आप तो खुद उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, लेकिन जो मौजूद उस कॉन्फ्रेंस में मेरी शिरकत के लिए था वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था और उन कागजात थी उस मौजूद का कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो वहाँ गालिबन किसी दूसरे मकसद के तहत रखे हुए थे। डैडी, कभी आपने उन लोगों से मालूम करने की कोशिश नहीं की जो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? कोई मालूम करने की बात हो तो की जाए। सिर्फ कुछ कागजात का मसला था। इसी बारे में से शुबा था कि वो मेरे पास है। मैंने उसे यकीन दिलाने की लाख कोशिश की कि वो कागजात मेरे पास नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम खुद बताओ। ताज्जुब की बात है डैडी, ये वही शख्स है जिसके बारे में जावेद तुमने मुझे बताया था। मैं वापस आ गया और बड़ा खौफजदा रहा। उसके बाद से तुम यकीन करो मैंने बहुत से मामलात नज़रअंदाज कर दिए और मुल्क से बाहर ही नहीं गया। अक्सर मेरे जहन में ये खौफ पैदा हो जाता था तो फिर ये तस्वीर और तफसीलात आपको कहाँ से मैसर हुई? ये मैंने वहाँ से हासिल की, यानी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों में से कुछ अफराद से जिनसे आपने ये तफसील मालूम की। उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर ये प्रोफेसर शाहलाक है कौन? मैंने बताया ना कि इसके बारे में जो तफसीलात मुझे मालूम हो सकी हैं वो ये हैं कि यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, जुनूनी किस्म का आदमी था, पुरस्कार तजुर्बात करता रहता था। उसकी शख्सियत बेहद पुरस्कार थी। यहाँ क्यों आया है, बस मैं इसीलिए परेशान हूँ कि कहीं कमबख्त को मेरे बारे में तफसीलात तो नहीं मालूम हो गई और मुझे यकीन है कि ऐसा हो चुका है। अब उसके बाद तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी ये उलझन और तशवीश बजानिब है या नहीं। जावेद और ताहिरा पूरी संजीदगी से ये तमाम बातें सुन रहे थे। जावेद ने बड़े नर्म लहजे में कहा, आपकी तशवीश बिल्कुल बजा है अंकल, लेकिन अल्लाह ना करे आपने कोई जुर्म तो नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया आपने जिसकी वजह से आप हुकूमत से भी छुपने की कोशिश करें? मतलब अगर ऐसी कोई बात है तो हमें फौरी तौर पर महकमा पुलिस को इतला देनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से आपकी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपके लिए पूरी पुलिस फोर्स मुतहरिक हो सकती है। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जवाब में इरफान साहब के चेहरे पर अजीब सी तासुरात फैल गई। फिर उन्होंने कहा, अबरात तुम भी पढ़ते हो और मैं भी पढ़ता हूँ, ताल्लुकात बेशक अपनी जगह, लेकिन पुलिस। इरफान साहब ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ताहिरा जल्दी से बोली, डैडी बहरहाल आप फिक्र मत करें, हमारे पास इसका हल मौजूद है। क्या? रानिया मेरी दोस्त है, कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते रहे हैं। उसका नाम कुछ और है लेकिन यूनिवर्सिटी में हम उसे रानी या रानिया कहते थे। अगर आप यहाँ बारात में भी कभी जुरान पेशा अफराद के लिए खौफनाक जल्जले की हैसियत रखने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम पढ़ा हो तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि वो रानिया का हालूजाद है। कौन? क्या नाम है उसका? महकमा सुराह रसानी का कैप्टन फयाज। ताहिरा ने जवाब दिया, हाँ ये नाम कई बार सामने तो आ चुका है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बात करो, इरफान साहब ने जवाब दिया। सफदर ने सिद्दीकी से कहा कि अगर वो चाहे तो चला जाए। एक्सक्यू से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू सिद्दीकी की मौजूदगी में ही हुई थी और सफदर ने जो कुछ उसे कहा था वो सिद्दीकी के इल्म में था। ट्रांसमीटर बंद करने के बाद जब सिद्दीकी से सफदर ने जाने के लिए कहा तो बोला, और क्या आप क्या करेंगे मिस्टर सफदर? कुछ नहीं, वो अपने कमरे में मुकीम है। जाहिर है रात को तो कहीं निकल कर भागेगा नहीं। यहाँ से जाकर मैं नीचे बैठूंगा। वैसे तुम्हें शायद इस बात कल नहीं कि मेरुलिनो में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रोज़ाना बड़ी बाकायदगी से चलते हैं, तो फिर मैं जाकर क्या करूँगा? मैं समझा कि आप शायद राहदारी के उस गोशे में बैठकर वक्त गुजारेंगे जो सुनसान है, लेकिन अगर यहाँ कुछ तफरीहात का मसला है तो फिर मैं भी गर्म हाल में ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाऊँगा। अभी सर्द रात में मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हारी मर्ज़ी है, दिन में हम ड्यूटी तब्दील कर लेंगे और एक्सट्री को इस पर एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने वाकई होटल की तफरीहात में वक्त गुजारा था। यहाँ ना दिन होता ना रात। सुबह 7 बजे के करीब बहुत ही उम्दा किस्म की काफ़ी पीने के बाद सफदर ने सिद्दीकी से कहा कि एक चक्कर ऊपर लगा लिया जाए, लेकिन जब वो राहदारी के उस कमरे के सामने पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गई कि कमरा खाली है। वेटर सफाई करने वाले से सफाई करा रहा था। सफदर के देवता कूच कर गए थे। उसने बौखलाए हुए अंदाज में कमरे में घुसकर वेटर से पूछा, कहाँ गए ये साहब, कहाँ चले गए?
वेटर ने चौंक कर सफदर को देखा, फिर अजीब सा लहजे में बोला, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कमरा खाली कर दिया। क्यों साहब, कोई बात थी? हाँ हाँ, खाली कर दिया? तो फिर कहाँ गए, और फिर इतनी सुबह? सॉरी सर, हम किसी भी मेहमान से ये नहीं पूछते कि वो यहाँ से कहाँ जाएगा, और हम उसे इतनी सुबह जाने से रोक भी नहीं सकते। सामान भी ले गए? सफदर ने पूछा। जी, हमें बख्शिश में वो सामान देकर नहीं गए। वेटर का अंदाज तंजिया था। सफदर ने कुछ घंटों पर जुबान फेरते हुए सिद्दीकी की सूरत देखी। सिद्दीकी का चेहरा भी होनक हो गया। फिर वो वहाँ से तो आगे बढ़ आए, क्योंकि वेटर और सफाई करने वाला उन्हें अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। सफदर ने इस राहदारी के सिरे पर पहुँचते हुए कहा, मारी गई सिद्दीकी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इससे पहले ऐसी चोट कभी नहीं खाई। गलती हमारी ही थी। गलती भी तो नहीं थी। साहिर, इतनी सख्त सर्दी में उस राहदारी में खड़े होकर रात तो गुजारी नहीं जा सकती। एक्सू से कह सकोगे ये बात? खैर, एक्सू से बहुत सी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन तुम खुद बताओ। फिर सफदर ने एक्सू को ये इतला दी, और सर दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया, ठीक है, अब तुम लोग आराम करो। एक्सू का लहजा जिस कदर सर्द था, उसने सफदर की रगों में खून जमा दिया। वाकई शदीद गलती हुई। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी आरामगाहों की जानिब जा रहे थे। फ़याज़ की बीवी ने फ़याज़ को उसके ऑफिस फ़ोन किया। वैसे भी फ़याज़ उठने वाला था और उसका इरादा घर ही जाने का था। बीवी ने कहा, आप सीधे घर आइए। क्यों, हैरियत? हाँ, सब हैरियत है। मेरा मतलब था कि कोई मसरूफ़ियत हो तो उसे तर्क कर दीजिए। कोई मसरूफ़ियत हो तो उसे तर्क कर दीजिए। हमें कहीं चलना है। कहाँ? घर आकर पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए, आ रहा हूँ। फ़याज़ की बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा,